हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टैक्सेशन ऑफिशियल में। और हम आ चुके हैं एक ऑल न्यू लेक्चर के साथ जो कि हमारे जीएसटी सीरीज का होने वाला है। तो हम लोगों ने कुछ दिन पहले स्टार्ट किया था जीएसटी सीरीज, और जीएसटी सीरीज के दिन हम लोगों ने अब तक जो है 2 लेक्चर्स हमारे कवर कर लिए। पहला लेक्चर था बेसिक्स ऑफ जीएसटी का, और जो सेकंड लेक्चर था वो था हमारा सप्लाई अंडर जीएसटी का। और आज ये थर्ड लेक्चर होने वाले हैं विच इज लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। तो भाई अगर आपने पहले वाले 2 लेक्चर्स नहीं देखे तो जाके पहले उसको चेकआउट करो। यूट्यूब चैनल के ऊपर में प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, उसको जाके पहले चेकआउट करना, फिर हम इसके साथ कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग समझने वाले लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी के बारे में। तो भाई हमने अभी तक समझा कि भाई जीएसटी क्या होता है, जीएसटी क्यों होता है, ये बात तो हमें समझ में आ गया। और हमें ये भी समझ में आ गया कि सप्लाई क्या होता है। और हमने समझा पिछले वाले लेक्चर के अंदर में कि जीएसटी जो है वो सप्लाई के ऊपर में लगता है। जीएसटी जो है वो परचेज सेल के ऊपर में नहीं लग रहा, बल्कि जीएसटी किस पे लग रहा है, सप्लाई पे। जो एक मोर लीगल टर्म है वो क्या होता है, सप्लाई होता है ना। तो क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल्स है तो हमें क्या है, लीगल कुछ टर्म्स में डील करना पड़ता है। तो जीएसटी में हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, सप्लाई। तो सप्लाई के ऊपर में जीएसटी लगता है। अब हमें समझना है सर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी इंडिया, भाई लगेगा कैसे जीएसटी और उसका जो है कलेक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा, इस पूरी चीज को हमें समझना है। तो कहते हैं वंस द ट्रांजैक्शन क्वालिफाइड एज सप्लाई, एक बार कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई बन गया ना, उसके बाद ये स्टेज होता है अंडर सेक्शन 7 द चार्जिंग प्रोविजन डिटरमाइंड वेदर द जीएसटी इज पेबल एंड बाय व्हाट। अब देखो दो चीज हमें डिटरमाइन है, जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, और कौन देना, किसको देना पड़ेगा, ये दो चीजें हमें इसको डिफाइन करनी है। सेक्शन 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट आर ऑफ्टन कॉल्ड एज हार्ट ऑफ द जीएसटी लॉ। भाई इसको जो है ना बिल्कुल सेंटर बोला जाता है, हार्ट बोला जाता है, दिल बोला जाता है, हृदय, क्योंकि अगेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए। चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 9 है हमारे पास, एंड सेक्शन नंबर 5 है आईजीएसटी का, सेक्शन 9 सीजीएसटी का, सेक्शन नंबर 5 आईजीएसटी का। कुछ कुछ देखो ज्यादा सेक्शंस नहीं, बट कुछ कुछ सेक्शंस तो आपको याद होना चाहिए। सेक्शन 7 सप्लाई का, सेक्शन 9 हमारा हो गया अपना चार्जिंग सेक्शन, ठीक है। इट सेज अथॉरिटी दैट नो टैक्स कैन बी कलेक्टेड विदाउट देम। भाई देखो कोई भी टैक्स कलेक्ट करने के लिए अथॉरिटी होना चाहिए, ठीक है। बिना अथॉरिटी के कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाता, कभी भी नहीं। गवर्नमेंट के पास राइट है टैक्स कलेक्ट करने का, गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनाए जिनके पास राइट है टैक्स कलेक्ट करने का। बट कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी गवर्नमेंट जब हमसे टैक्स ले रहा है ना, तो उसके पीछे उसके पास अथॉरिटी होना जरूरी है। और बताओ अथॉरिटी कहाँ से मिल रही है? चलो जितने बच्चे देख रहे हैं ना, सब लोग भाई कमेंट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल कमेंट करेंगे सब लोग कि किसी भी टैक्स को कलेक्ट करने के लिए अथॉरिटी कहाँ से मिलती है। तो भाई जवाब सिंपल है, अथॉरिटी मिलती है संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पावर दिया गया भाई जीएसटी, कोई भी टैक्स को कलेक्ट करने का, जीएसटी वहीं से आया। आगे कहते हैं हु पेज द जीएसटी, सप्लायर। सबसे पहले क्या है, सप्लायर। सर जीएसटी भरता कौन है? सप्लायर पे करता है। सर सप्लायर पे करता है, हाँ, मतलब सप्लायर जाके जमा करवा रहा है, सप्लायर को जमा करवाना पड़ता है, जीएसटी का पैसा सप्लायर को जा रहा है। हाँ बट बर्डन हमारे ऊपर आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने ये पेन खरीदा, तो मैंने सेलर से पेन खरीदा, मैंने पेन का पैसा दिया, मैंने जीएसटी का पैसा दिया, अब उसकी जिम्मेदारी के जमा करवाएगा, ठीक है, सप्लायर को करता है अंडर फॉरवर्ड चार्ज के अंदर में सप्लायर जमा करता है। एक होता है भाई रिसिपिएंट, रिसिपिएंट को भी जमा करना पड़ता है कि हाँ, रिसिपिएंट को भी। मैंने पेन खरीदा, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं बस, मैंने पेन खरीदा, पेन का पैसा मैंने उसको दे दिया, जीएसटी का पैसा मैं उसको नहीं दूंगा, जीएसटी का पैसा मैं खुद जाके गवर्नमेंट को जमा करवा के आऊंगा। रिसिपिएंट के ऊपर लगे दो आगे। ई कॉमर्स ऑपरेटर, सर ना रिसिपिएंट के ऊपर लग रहा, ना सप्लायर के ऊपर लग रहा, ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर। ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन? अपना अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ई कॉमर्स ऑपरेटर एग्जांपल बता रहा हूं। तो गवर्नमेंट ने पकड़ लिया इनको, बोला भाई रुक रुक रुक, तेरे ऊपर जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी का पैसा कौन जमा करवा रहा है? ई कॉमर्स ऑपरेटर जाके जमा करवा रहा है। सेलर नहीं जमा कर रहा, बाहर नहीं जमा कर रहा, कौन जमा करवा रहा है? ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। देखो कोई भी चीज सिंपल नहीं है, अभी आप समझोगे धीरे धीरे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर का क्या रोल होता है, सप्लायर का क्या, रिसिपिएंट का, सब समझेंगे धीरे धीरे। बट अभी के लिए समझो कि जैसी जैसी ठीक है, जैसी सिचुएशन आया कि भाई जीएसटी को जमा कौन करवाएगा, कौन पे करेगा, तो 3 लोग सामने आ गए, ठीक है। जैसे वो गोलमाल मूवी थी ना, उसके अंदर में क्या था कि भाई कोई भी डेंजरस सिचुएशन होता है तो कैसे मैं सामने आ जाता हूँ, है ना, याद है सीन? जैसे जो है अपना सामने आ जाता था बंदा, वैसे ही इसके अंदर है कि जैसे हमने बोला कि भाई जीएसटी जमा कौन करवाएगा, 3 लोग सामने आ जाते हैं। कौन 3 लोग आते हैं? पहला तो सप्लायर बोलता है भाई मैं जमा कराऊंगा, मैं क्यों? क्योंकि मैं सामान बेच रहा हूँ, मैं जमा कराऊंगा। और अगर सप्लायर जमा कराएगा उस हम क्या बोलेंगे? सर फॉरवर्ड चार्ज बोलेंगे। क्लियर है? फॉरवर्ड चार्ज बोलेंगे, नाम दे दिया फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है, आगे समझेंगे। उसके बाद कौन जमा करवाएगा? इसके अलावा और कौन जमा कराएगा? रिसिपिएंट सामने, भाई मैं जमा कराऊंगा, मैं रिसिपिएंट, हमें मौका तो हम जमा करवाएंगे। दैट इज कॉल्ड सर रिवर्स चार्ज। रिसिपिएंट जमा करवा रहा है, रिवर्स चार्ज। फिर तीसरे आगे ई कॉमर्स ऑपरेटर बोलते हैं भाई मैं जमा कराऊंगा, ठीक है, मैं जमा कराऊंगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। बट इन तीनों में अब देखो तीनों की तीनों तो जमा नहीं करवाएंगे ना। किसी ट्रांजेक्शन में हो सकता है सप्लायर जमा करवाए, किसी ट्रांजेक्शन में हो सकता है रिसीवर जमा कराए, किसी ट्रांजेक्शन में हो सकता है ई कॉमर्स ऑपरेटर जमा करवाए। डिपेंड करेगा। सर कैसे पता लगेगा? वही तो समझना है, वही तो हमें समझना है। कोर प्रिंसिपल कहता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स लेविड ऑन द टैक्सेबल
इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट सप्लाईज और गुड फॉर बोथ। भाई मेन तो यही है कि भाई डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है, चाहे इंट्रा स्टेट हो या इंटर स्टेट हो, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है और उसके बेसिस पे लगाया जाता है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या होता है, हमने सप्लाई वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा डिटेल में समझा इस चीज को, ठीक है। आगे कहता है सेक्शन 9 आ गया हमारा भाई, विच इज इसेंशियल कंडीशन फॉर द लेवी ऑफ जीएसटी, जिसमें कहते हैं भाई सेक्शन 9 द चार्जिंग प्रोविजन जीएसटी शैल बी लेविड ऑन ऑल द इंट्रा स्टेट सप्लाई, ठीक है सर, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ, ठीक है। कुछ बातें, सर जीएसटी लगेगा इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर लगेगा, सप्लाई के ऊपर नहीं लगेगा। सेक्शन 9 नहीं बोला सप्लाई के ऊपर लगेगा, सेक्शन 9 बोला इंट्रा सप्लाई के ऊपर लग रहा है। सर क्यों? क्योंकि सेक्शन 9 सीजीएसटी का है ना, और सीजीएसटी किस पे लगता है, इंट्रा स्टेट के ऊपर लगता है, इसलिए तो ये बोल रहा है कि इंट्रा स्टेट पे लगेगा। और किस चीज पे लगेगा, गुड्स एंड सर्विस और बोथ के ऊपर लगेगा, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। सर अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन के ऊपर, जो अल्कोहलिक लीकर होता है, जो शराब होता है, ठीक है, जो दारू होता है ना, अलग अलग नाम है भाई इसके, ये जो है जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज होता है, उसके ऊपर में जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा सर? यही एग्जाम्पशन दे दिया ना, बोला ना सब पे लगेगा, गुड्स एंड सर्विस बोथ पे लगेगा, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर। अल्कोहलिक लीकर पे नहीं लगेगा। सर क्या अल्कोहलिक लीकर के ऊपर में टैक्स नहीं लगता? लगता है, बिल्कुल लगता है। कौन सा टैक्स लगता है सर? जीएसटी के अलावा जो दूसरे इंडायरेक्ट टैक्स है ना, वो सारे टैक्स लगते हैं। और विशेषकर जो है स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। तो जो अल्कोहलिक लीकर का पैसा आता है ना, ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट के पास ही जाता है भाई, इसीलिए इसके ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। अब अगर आप लोग दिल्ली से हो तो आपको पता होगा कि दिल्ली के अंदर में पिछले कुछ टाइम से जो है इस चीज को लेके कितना ज्यादा मतलब ये बना हुआ था, केओस बना हुआ था, जिसमें बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे कि भाई ये लीगर स्कैम भी इसको नाम दिया गया था, और इसके ऊपर बहुत सारे केसेस वगैरह भी चले थे। खैर देखो, एट द एंड तो ऐसे कुछ भी नहीं होता, बट हाँ हमारे लिए समझने के लिए क्या जरूरी है, समझने के लिए जरूरी है कि जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया अल्कोहलिक लीकर को, क्योंकि अल्कोहलिक लीकर के ऊपर में जो टैक्स लगता है उससे स्टेट गवर्नमेंट को बहुत मोटा रेवेन्यू आता है, ठीक है। अथॉरिटी ऑफ द लॉ की बात करते हैं, नो टैक्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये बात किसने बोली भाई? आर्टिकल 265 ने बोली, ठीक है। अब ये बताओ, आर्टिकल 265 जीएसटी की बात कर रहा हूँ क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं सर। सीजीएसटी लेवी कैसे होगा? ये सेक्शन 9 ने बताया, ठीक है। किस पे लगेगा भाई? इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर में लगेगा सीजीएसटी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अच्छा आईजीएसटी कब लगेगा? ये किसने बताया? सेक्शन 5 ने बताया ऑफ आईजीएसटी एक्ट। इसीलिए दो सेक्शन है यार, अभी पिछला मैं बता रहा था, सेक्शन 9 भी है और सेक्शन 5 भी है। क्यों? सीजीएसटी लगेगा, ये बात किसने बोली? सेक्शन 9 ने बोली। आईजीएसटी लगेगी, किस बात किसने बोली? सेक्शन 5 ने बोली। सीजीएसटी लगता है इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर में, और आईजीएसटी लगता है हमारा इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर में। सर एक चीज भूल गए आप, क्या भूल गया भाई? एसजीएसटी भी तो लगता है, बिल्कुल लगता है भाई। तो स्टेट गवर्नमेंट भी तो है अपना जीएसटी लॉ बनाने के लिए, हर एक स्टेट अपना जीएसटी लॉ बनाती है, उसके अंदर लिख देती है कि भाई इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर में एसजीएसटी भी लगेगा। होगी बात, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ठीक है। तो जी 5 कंडीशन हमारे पास। नंबर 1, किसी भी चीज को सप्लाई बनना पड़ेगा। सर उसके बाद क्या? किसी भी चीज को टैक्सेबल सप्लाई बनना पड़ेगा, एग्जाम्प्ट नहीं होना चाहिए। अगर एग्जाम्प्ट बनेगा तो कोई फायदा नहीं होगा ना। उसके बाद सर या तो वो बनेगा इंटर स्टेट सप्लाई या तो बनेगा इंटर स्टेट सप्लाई। अगर वो इंटर स्टेट सप्लाई बना तो उसके ऊपर सीजीएसटी लग जाएगा भाई। आगे उसके बाद एग्जाम्प्ट नहीं होना चाहिए, एग्जाम्प्ट होगा तो जीएसटी से बाहर हो जाएगा भाई। नॉट एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हमने बोला ना, अल्कोहलिक लीकर को हमने एक्सक्लूड कर दिया, हमने यहाँ पे बोला सब पे जीएसटी लगेगा, बट किस पे नहीं? अल्कोहलिक लीकर पे। क्यों? क्योंकि उसको हमने उसको हटा दिया कि उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूडेड। एग्जम्प्टेड अलग होता है, एक्सक्लूडेड अलग होता है, ठीक है। एग्जम्प्टेड अलग, एक्सक्लूडेड अलग। एग्जम्प्टेड हमने पढ़ा था पिछले वाले में, सप्लाई वाले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि एग्जाम्पशन की अलग अलग लिस्ट है, उसके अंदर में एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एक्सक्लूडेड वाले हमने यहाँ पढ़ा, ये हमारा एक्सक्लूडेड होता है। मीनिंग एंड लेवी एंड कलेक्शन, टैक्सेबल वर्सेस नॉन टैक्सेबल सप्लाई। देखो दो तरह के टैक्स सप्लाई होते हैं, या तो टैक्सेबल होते हैं, नॉन टैक्सेबल होते हैं, ठीक है। टैक्सेबल सप्लाई मींस सेल ऑफ फर्नीचर, कंसल्टेंसी सर्विसेज, रेंटिंग ऑफ ऑफिस, कुछ एग्जांपल दिए, ऑल टैक्स जीएसटी लेवी, दैट इज कॉल्ड सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या? सर सेल ऑफ लैंड, जमीन बेचने के ऊपर में जीएसटी नहीं है, दैट इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, ठीक है। सैलरी के ऊपर में नहीं लगता भाई, जो भी जॉब हम कर रहे हैं इनकम आती है उस पे ले रहा है यार। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे, फ्यूनरल सर्विसेज के ऊपर में कंप्लीटेड बिल्डिंग अगर हम बेच रहे हैं उसके ऊपर में, और आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी डू नॉट अट्रैक्ट जीएसटी, इसके ऊपर जीएसटी लगता नहीं भाई, बाहर हो गया, ठीक है। एग्जाम सप्लाई कुछ है जो एग्जाम सप्लाई के अंदर है, जैसे कि हेल्थ केयर सर्विसेज, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, स्पेसिफाइड एजुकेशन सर्विसेज। देखो सारी के सारी हेल्थ केयर और सारी की सारी एजुकेशन को हमने नहीं बोला कि एग्जाम ना भाई ना, गलती से भी मत सोचना। एजुकेशन के ऊपर भी टैक्स लगता है, हेल्थ के ऊपर भी, हेल्थ वाले चीजों के ऊपर भी टैक्स लगता है, ठीक है। बट कुछ हद तक हमने एग्जाम किया हुआ है। सर्टेन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटी के ऊपर टैक्स नहीं लगता, और कुछ भी ऐसा जो गवर्नमेंट नोटिफाई करा है कि एग्जाम है तो एग्जाम मान लेगा। एक आर्टिकल 265 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, कि नो टैक्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, द चार्जिंग सेक्शन इज देयरफॉर लीगल फाउंडेशन, विदाउट इट नो जीएसटी शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड। भाई बिना अथॉरिटी के तो जीएसटी
लग ही नहीं सकता, कोई भी टैक्स नहीं लग सकता, तो ये भी नहीं लग सकता। टैक्सेबल इवेंट डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स में हम लोग बात करते हैं भाई, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स और वर्कआउट एग्जांपल्स। तो भाई देखो दो तरह का होगा, एक या तो होगा हमारा इंटरस्टेट सप्लाई या फिर होगा हमारा सॉरी या तो होगा इंट्रास्टेट सप्लाई या होगा इंटरस्टेट सप्लाई। सर इंट्रास्टेट सप्लाई में देखो भोपाल से इंदौर दोनों के दोनों एमपी के अंदर आते हैं, बोलो आते नहीं, यस और नो, यस सर दोनों के दोनों आते हैं, तो ये बना इंट्रास्टेट सप्लाई। बताओ कितने जीएसटी लगेंगे, सब लोग बोलेंगे भाई 2 जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सर कितना लगेगा, आधा आधा, मान लेते हैं कि टोटल रेट 18% है तो आधा आधा लग जाएगा भाई। इंटरस्टेट सप्लाई भोपाल से डाल दिया लखनऊ, एमपी से यूपी, तो सर कौन सा टैक्स लगेगा, आईजीएसटी पूरा 18% एक साथ, ठीक है। सेक्शन 5 आईजीएसटी ने बोला भाई एप्लीकेबिलिटी हमने समझ में आ गई, ठीक है। आईजीएसटी इज लेविज ऑन इंटरस्टेट सप्लाईज नंबर 1, इंपोर्ट और सप्लाई टू द एसईजेड डेवलपर्स। सर इंटरस्टेट सप्लाई पे जीएसटी, हाँ। इंपोर्ट पे भी जीएसटी, हाँ भाई, इंपोर्ट के ऊपर भी जीएसटी। कौन सा जीएसटी है, इंपोर्ट के ऊपर सर आईजीएसटी है, क्यों, क्योंकि बोला आईजीएसटी एक्ट ने सप्लाईज टू द एसईजेड डेवलपर्स, हमने किसी एसईजेड डेवलपर को सप्लाई करा, ठीक है। एसईजेड या यूनिट्स होती हैं, ठीक है, एक इलाका होता है उसको गवर्नमेंट एसईजेड डिक्लेयर कर देती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसके अंदर में किसी यूनिट को आपने सप्लाई कर दिया, दैट इज आईजीएसटी लगेगा भाई उसके ऊपर, सीजीएसटी नहीं लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। देन डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ये बात तो हमें बताइए भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, जीएसटी रेट एंड स्लैब की बात करते हैं। तो भाई ये ना अपना इनिशियल वाला है, जैसे इनिशियली क्या हुआ करता था, तो इनिशियली कुछ 0% जीएसटी रहता था, उसके बाद आता था 5% वाले, फिर आते थे 12% जीएसटी वाले, फिर 18% जीएसटी वाले, 28% जीएसटी वाले, ठीक है। जीएसटी का रेट है उस, अभी क्या हो गया, अभी इसके अंदर में चेंज आ गए थोड़े बहुत। अभी सर क्या चेंज है, रिसेंट चेंज के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ तो 0% वाले हैं, दैट इज करेक्ट, बट 5% वाले भी हैं कुछ, ये भी ठीक है। वो 12% वाले को यहाँ से ना रिमूव कर दिया, 12% को रिमूव कर दिया, 12% ब्रैकेट हट गई। ज्यादातर जो ब्रैकेट 12% में था वो सबको उठा के 5% में डाल दिया और कुछ को उठा के 18% में डाल दिया, ऐसा भी हुआ। ज्यादातर को डाल दिया 5% पे, कुछ को उठा के 18% में डाल दिया। तो सर 18% अभी भी है, बिल्कुल है। 28% घट गया सर, 28% का आ गया, 28% उठा के सर हमने 18% में डाल दिया, ठीक है। हाँ बट कुछ चीजें जो थी उसको उठा के हमने 40% में डाल दिया। सर ये एक नया हो गया, बिल्कुल नया हो गया, 40% हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ भी एक बात इंपॉर्टेंट है, आपको रेट 40% दिख रहा है ना, 40% रेट पता है क्यों आया, क्योंकि 40% ज्यादा आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता सर, क्योंकि 40% ना स्पेसिफाइड है कि मैक्सिमम जीएसटी का रेट 40% ही हो सकता है। सर क्या चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अगर हम जीएसटी के लॉ के अंदर में चेंज करके ये बात डाल देना कि मैक्सिमम जीएसटी 40% ज्यादा हो सकते हैं, तो हो सकती है, बट अभी के लिए मैक्सिमम कितना था, 40% था। तो हमारा जीएसटी काउंसिल ने चेंज किया था, जीएसटी काउंसिल, ठीक है। जीएसटी काउंसिल याद है ना, ऐसी बात करो यार, पिछले लेक्चर नहीं बताया था जीएसटी काउंसिल, याद करो, नहीं याद है तो जाके रिकॉर्ड, बट चलो सबस। तो जीएसटी काउंसिल ने जब अपनी मीटिंग करके डिसाइड करा, सॉरी फैन भी गिरा रहे हम, तो जीएसटी काउंसिल ने जब अपनी मीटिंग के दरमियान सारे के सारे स्टेट के एमपी वो बैठे थे, फाइनेंस मिनिस्टर्स, अपना यूनियन की फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी और अपना आईएफआरएस अफसर्स, ठीक है, 2 यूनिट सेंट्रल के, बाकी सारे स्टेट के सब लोग बैठे, मीटिंग उठाई गई, सभा बिठाई गई। सभा के अंदर बोला गया कि भाई हम लोग जो है जीएसटी के रेट को चेंज करना चाहते हैं। सबने बोला ठीक है भाई हम लोग करेंगे, चेंज करेंगे। कितना चेंज करें, तो हम लोग कुछ घटाएंगे कुछ बढ़ाएंगे, ठीक है। कितना बढ़ाएंगे, मैक्सिमम 40% करेंगे। क्यों, क्योंकि 40% तक तो लॉ में लिखा हुआ है, 40% तक लॉ में लिखा है, तो हम मैक्सिमम 40% तक जा सकते हैं। तो ये बात बोली कि 40% लाया गया और सबने भाई अप्रूव कर दिया, तो हमारा 40% लग गया। अगर 40% एक्सीड करना है तो पहले लॉ को चेंज करना पड़ेगा, है ना। लॉ को चेंज करो और लॉ के अंदर में डालो कि 40% ज्यादा हो सकता है, तो हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। अच्छा ऐसा नहीं है कि सिर्फ 40% ही है, एक सेस नाम की भी चीज होती है, ठीक है। जीएसटी के अंदर भी एक सेस नाम की चीज होती है, जीएसटी कंपनसेशन सेस बोला जाता है। कुछ प्रोडक्ट के ऊपर लगता है नॉर्मली, जिसको गवर्नमेंट या तो वो करना चाहती है, मतलब डिमोट करना चाहती है कि भाई लोग इसका कंजप्शन ना करें। जैसे टैबैको कंजप्शन होता है ना, टैबैको वगैरह के जो प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर में नॉर्मली सेस अप्लाई होता है, ठीक है। तो वो जो सेस लगता है उसकी वजह से उसका रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो गवर्नमेंट सेस लगा सकती है, ठीक है। अप टू मतलब 200% तक भी सेस लगा सकती है, उसके अंदर में कोई वो वाली बात नहीं है, मतलब लिमिट जैसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं 10-20% कितना भी लगा सकती है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करते हैं भाई लोग, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, तो सेक्शन 9 का सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 के अंदर में स्पेसिफाइड है। कहते हैं एडवोकेट की सर्विस, और भी बहुत सारे हैं, जीटीए की सर्विस। सर एडवोकेट तो हमारे वकील वगैरह हो गए, जीटीए हमारे गुड ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज हो गए, जो होते हैं ना ट्रक्स वगैरह जो सामान डिलीवर करने का काम कर रहे हैं, वो वाली एजेंसी। स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज, कोई हमें स्पॉन्सरशिप दे रहा है जैसे, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 नाउ अप्लाइज ओनली टू द नोटिफाइड क्लासेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्संस। भाई कुछ लोगों को हमने नोटिफाई कर दिया कि ये लोग जो है हमारे रिवर्स चार्ज के अंदर आएंगे। सर होगा क्या, होगा ये जब एक एडवोकेट किसी रजिस्टर्ड सप्लायर को जो है अपनी सर्विसेज दे रहा है, लीगल सर्विस दे रहा है, तो बदले में पैसा किसको मिलेगा, लॉयर को मिलेगा। बट लॉयर को जीएसटी नहीं भरना, वो जीएसटी कौन भरेगा, वो रजिस्टर्ड पर्सन ही जाके भरेगा।
डेट इज हमारा रिवर्स चार्ज। जीटीए की केस में भी जीटीए वाला बंदा जीएसटी नहीं भरेगा, वो कॉर्पोरेट भरेगी। ज्यादातर इसके अंदर में कॉर्पोरेट है, रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में अगर कोई कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप दे रही है तो आप जीएसटी का पैसा नहीं भरोगे, वो कंपनी को जाके भरना पड़ेगा। और सेक्शन 9(4) के अंदर में कुछ स्पेसिफाइड है, वहां भरना पड़ेगा, वहां पे वो लोगों को भरना पड़ेगा। तो कहते हैं जीएसटी पेड अंडर द रिवर्स चार्ज मस्ट बी पेड इन कैश ओनली। भाई सिर्फ और सिर्फ कैश में पे होता है, आईटीसी का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करना। हमने कोई सामान बेचा, उसके ऊपर टैक्स लगा, वो टैक्स में पे करने गवर्नमेंट को जाऊंगा तो हम क्या बोलेंगे कि यार इसमें ना आईटीसी का पैसा माइनस होगा। आईटीसी क्या हुआ, जब मैंने कोई सामान खरीदा होगा उसमें मैंने टैक्स भरा होगा, तो जो पैसा पड़ा हुआ जीएसटी का जो मैंने पहले ही भर दिया वो मैं माइनस कर सकता हूँ। सर इनपुट टैक्स को मैं माइनस कर सकता हूँ आउटपुट टैक्स के साथ, यस और नो? यस सर, माइनस कर सकते हैं। बट आउटपुट टैक्स में जमा करवाने जा रहा हूँ, इसके अंदर कुछ रिवर्स चार्ज वाला भी टैक्स है, रिवर्स चार्ज वाला भी टैक्स है। सर जब उसको जमा करवाऊंगा तो मैं इनपुट माइनस नहीं कर सकता। क्यों माइनस नहीं कर सकता भाई? जब मैं जमा करवाने जा रहा हूँ रिवर्स चार्ज का पैसा, रिवर्स चार्ज में टैक्स का पैसा जमा करवाने जा रहा हूँ, तो मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ, तो जो मैंने पहले से सामान खरीदने पे कर रखा है उसको मैं माइनस को नहीं कर सकता। क्योंकि भाई बहुत सिंपल लॉजिक है, जो अभी आप सामान, जो आप रिवर्स चार्ज का जो जीएसटी जमा करवा रहे हो ना, ये आप सामान बेचने पे नहीं जमा करवा रहे, खरीदने पे ही तो जमा करवा रहे हो, तभी आपने टेक्निकली पे ही नहीं किया। मतलब सर आप कह रहे हो कि रिवर्स चार्ज के जीएसटी में से आप इनपुट टैक्स माइनस करोगे, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने इनपुट टैक्स पे ही नहीं किया अभी उसके ऊपर। है ऐसे हुआ क्या? बिल्कुल हो गया भाई। देखो यहां पे हमने सामान परचेज किया, ठीक है, और यहां हमने सामान सेल किया, ये हो गया परचेज, ये हो गया सेल। ठीक है, सेल के ऊपर हमें लगता है आउटपुट जीएसटी, ठीक है, परचेज के ऊपर लगता है इनपुट जीएसटी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर आउटपुट जीएसटी जब मैं पे करने जाऊंगा इनपुट जीएसटी को माइनस कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। अच्छा जो आरसीएम वाला है, आरसीएम वाला जो है ये सेल पे लगा है परचेज पे लगा? सर परचेज पे लगा है, मतलब आपने सामान खरीदा तो टेक्निकली आपको जीएसटी का पैसा देना चाहिए था ना, तो वो क्या है, वो आपका इनपुट वाला ही तो पैसा है, इस चीज को समझो। भले ही मैं उसको आरसीएम बोल रहा हूँ, है तो इनपुट का ही पैसा ना। तो सर जब ये आरसीएम आपने इसको नहीं दिया, आप ये आरसीएम का पैसा डायरेक्ट गवर्नमेंट को देने जा रहे हो, तो इस आरसीएम के पैसे में से वापस से इनपुट का ही पैसा माइनस कर लोगे क्या? नहीं सर, क्यों? क्योंकि ये तो खुद ही इनपुट है ना, इनपुट में से इनपुट थोड़ी माइनस होगा। समझे? और नहीं समझे तो एक बार रिपीट करो, ठीक है, मतलब वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करो, आपको समझ में आ जाएगा भाई। ठीक है, अच्छा और उसके बाद भी ना समझ में तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बस इसके नीचे कमेंट कर दो, एक और डिटेल में वीडियो बना दूंगा भाई आरसीएम वाला क्या फिलोसफी और क्यों उसमें हमें इनपुट का पैसा माइनस करने को नहीं मिलता। तो भाई कैश में पे करने का, अच्छा कैश में मतलब ये नहीं कि भाई नोट, बिल्कुल नोटों की गड्डी ले जाके जीएसटी डिपार्टमेंट में, नहीं भाई, पे ऑनलाइन ही होता है, बट पे ऑनलाइन ही होता है लेकिन उसको बोला कैश जाता है। ठीक है, इनपुट का पैसा माइनस नहीं कर सकते, ठीक है भाई। सेल्फ इनवॉइसिंग अंडर द आरसीएम, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन रिवर्स चार्ज मेथड। अब देखो अच्छा हमने ये समझ में आ गया कि भाई अपने को इनपुट नहीं मिलेगा, बट जो मैंने जमा करवा दिया आरसीएम में पैसा, क्या उसको जो टैक्स मैंने जमा करवा दिया वो मेरा इनपुट टैक्स बन गया? अभी मैंने बोला इनपुट टैक्स है, तो क्या मैं अब इसको अगली बार जब आउटपुट जमा करवाऊं क्या उसमें से माइनस कर सकता हूँ? हाँ उसमें से माइनस कर सकता हूँ, क्योंकि है ये इनपुट ही, बस आपने जमा करवाया, ये डिफरेंस है बस। सेल्फ इनवॉइसिंग रिक्वायरमेंट कहता है when the GST payable under the RCM, the recipient is required to issue a self invoice prescribed because the supplier is unregistered or not required to issue supply। देखो जो इनवॉइस के ऊपर टैक्स लगता है उसको टैक्स इनवॉइस बोलते हैं, सब लोग रिपीट करेंगे। जिस इनवॉइस के ऊपर टैक्स लगता है सर उसको टैक्स इनवॉइस बोलते हैं, और जिसके ऊपर नहीं लगता उसको नॉर्मल इनवॉइस बोलते हैं। तो सर जब आरसीएम वाले बिल के ऊपर में टैक्स नहीं लगा, दैट इज नॉट अ टैक्स इनवॉइस, बट किसी न किसी को तो टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी है, एज अ बायर आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप जीएसटी जमा करवा रहे हो ना, तो आपकी जिम्मेदारी कि भाई आप एक इनवॉइस इशू करो, उसके हिसाब से आप जीएसटी का पैसा ले जाके जमा करो। सेल्फ इनवॉइसिंग बोला जाता है। आपने सामान खरीदा, आप खुद ही बिल काट रहे हो, ठीक है। पेमेंट वाउचर, भाई एडिशनली आप पेमेंट वाउचर बना सकते हो, जो आप पेमेंट करो उसका पेमेंट वाउचर बनाओगे। आईटीसी ऑन द आरसीएम वर्किंग एग्जांपल उन्होंने बताया, एडवोकेट की फीस है भाई 1 लाख की वैल्यू, लीगल सर्विसेज दी है, लेकिन पेमेंट कौन करेगा भाई आरसीएम की केसेस में? कहता है क्रिएट अ सेल्फ पॉलिसिंग मैकेनिज्म, द रिसिपिएंट हैज एन इंसेंटिव टू करेक्टली रिपोर्ट एंड पे द जीएसटी बिकॉज दे कैन रिकवर इट एज आईटीसी। देखो अभी ये लॉयर जो है, ये बंदा क्या करेगा, इसको फीस के ऊपर में जीएसटी पे करना था, बट अब उसका जीएसटी का पैसा कौन दे रहा है? कंपनी दे रहा है। कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी कि भाई तुम सही से बिल बनाओ, सही से जीएसटी जमा कराओ, ताकि जब आप ये जीएसटी जमा कराओगे तो ये इनपुट ही है ना, इस इनपुट का बेनिफिट आपको मिल सके। तो सर अगर मेरे को पता है कि किसी टैक्स का बेनिफिट मेरे को मिलने वाला है तो उसको सही ढंग से जमा कराऊंगा ना, यही बात है यहाँ पे बोल रहा है। जीएसटी पेड अंडर आरसीएम, बट कौन पे कर रहा है भाई?
डायरेक्टली टू दी गवर्नमेंट बाय रिसिपिएंट। सर रिसिपिएंट कौन थी? हमारी कॉर्पोरेट कंपनी थी। आईटीसी अवेलेबल 18,000 का आईटीसी मिलेगा, बट कब मिलेगा? अगली बार आउटपुट में से माइनस कर लेना। बट ये आरसीएम वाला तो डायरेक्ट कैश जमा करवाना पड़ेगा, इसमें माइनस नहीं कर सकते। ई कॉमर्स ऑपरेटर, हाँ जी भाई ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी जमा करवाना पड़ता है, बट ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर जीएसटी लगता है, इसके ऊपर टीडीएस टीसीएस लगता है। सर जीएसटी, जीएसटी कौन दे रहा है? जीएसटी तो अभी भी सैलरी दे रहा है भाई, जीएसटी कौन दे रहा है? सैलरी ही दे रहा है। बट ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर में टीडीएस एंड टीसीएस के प्रोविजन अप्लाई हो जाते हैं। बट इनकम टैक्स वाले टीडीएस टीसीएस कंफ्यूज मत होना, ये जीएसटी का टीडीएस टीसीएस है, ये अलग होता है, ठीक है। इन सर्टेन नोटिफाइड केसेस, कुछ नोटिफाइड केसेस के अंदर में जीएसटी इज पेबल डायरेक्टली बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर, कुछ कुछ जगह पे है, लेकिन वो कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ईसीओ इंक्लूडिंग ऑनलाइन मार्केट प्लेस, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म एंड राइडर, उसके बाद राइड एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। इलस्ट्रेशन कहते हैं कस्टमर बुक अ राइड थ्रू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो रैपिडो वगैरह उससे हमने कोई राइड बुक किया। द गवर्नमेंट नोटिफाई द प्लेटफॉर्म ईसीओ एज अ पर्सन लाइबल, ईसीओ एज द पर्सन लाइबल टू पे द जीएसटी ऑन नेट सप्लाई। ऐसे में उन्होंने बोला भाई ईसीओ की जिम्मेदारी है, उसको जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। सर टीसीएस कैसे होगा? ईसीओ कलेक्ट टीसीएस ऑन द नेट टैक्सेबल सप्लाईज मेड टू देयर प्लेटफॉर्म। जो ये अपना अमेजॉन फ्लिपकार्ट वगैरह है, इनका प्लेटफॉर्म के थ्रू जब कोई सेलर सामान बेचता है तो जितना टैक्सेबल हुआ ना, उस टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर में टीसीएस लग जाता है, और वो टीसीएस जो है वो कलेक्ट करके जो ईसीओ अपना अमेजॉन वाला जाके गवर्नमेंट को जमा करवा देता है। पर्पस है ट्रैक होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और इंप्रूव होता है गवर्नमेंट के जीएसटी के कंप्लायंसेस। सर टीडीएस टीसीएस रेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई रेट है हमारा 1% वाला, ठीक है। आईजीएसटी के अंदर में 2% हो जाता है, और टीसीएस जो है और नॉट सॉरी जो टीसीएस अप्लाई होता है वो टीसीएस अप्लाई होता है हमारा नेट टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर में, ठीक है। हु मे बी लायबल टू पे द जीएसटी, भाई सप्लायर हमने समझा, नॉर्मल केस के अंदर में रिसिपिएंट हमने समझा, रिवर्स चार्ज के केसेस में ईसीओ हमने समझा, सेक्शन 9(5) सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंदर में नोटिफाई किया जाएगा, और वहां पे कुछ नोटिफाई किए गए हैं, तो जो नोटिफाइड है उनके ऊपर में अप्लाई हो जाता है। लीगल रिसिपिएंट या सक्सेसर स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस के अंदर होता है, वो स्पेशल प्रोविजन है, नॉट नेसेसरी फॉर अभी के लिए। तो भाई टाइम ऑफ द पेमेंट एंड इंटरेस्ट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन पेमेंट की हम लोग बात करते हैं, जीएसटी कब जमा करवाना है। तो जीएसटी इज पेड मंथली और क्वार्टरली। सर दो है, मंथली पे कर सकते हो, क्वार्टरली पे कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द रिटर्न स्कीम, डिपेंड करता है आप कौन से रिटर्न को आप फाइल कर रहे हो। फेलियर टू पे ऑन टाइम ट्रिगर द इंटरेस्ट, सर इंटरेस्ट लगता है हमारा, इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज एंड रिकवरी प्रोसीडिंग्स, भाई इंटरेस्ट भी हमारे ऊपर लग जाता है, और इंटरेस्ट पता क्या, छोटा सा इंटरेस्ट लगता है 18% पर मंथ, नहीं पर एनम 18% लगता है। कॉन्सिक्वेंसेस की अगर मैं बात करूं, सेक्शन 50 के ऊपर आपके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा, पेनल्टीज भी आपके ऊपर में लग सकती है, और रिकवरी प्रोसीडिंग हो सकती है। भाई डिपार्टमेंट आपकी स्क्रूटनी बिठा देगा कि भाई तुमने काहे जमा नहीं करवाया, ठीक है। दिस इज दी हमारा चैप्टर, ठीक हो। रिवीजन के बेसिस पे ये पूरा का पूरा लेक्चर करवाया जा रहा है, ये डिटेल लेक्चर्स नहीं है। अगर आप लोग डिटेल लेक्चर परचेज करना चाहते हो तो वो आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर में मिल जाएगा, आप हमारी वेबसाइट के ऊपर परचेज कर सकते हो। और बहुत ही भाई हमेशा ही अगर बात करूँ ना, डिस्काउंटिंग रेट के ऊपर चल रहा होता है, बहुत ही ज्यादा हम जो उसको अफोर्डेबल रेट के ऊपर हम उसको सप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें पता है यार कि जो स्टूडेंट वगैरह ना, उसके लिए पैसे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन मैं खुद जब स्टूडेंट लाइफ में था, जब मैं पढ़ाई वगैरह तैयारी वगैरह करता था, उस टाइम पे मुझे पता है, क्योंकि मैंने स्ट्रगल फेस देखा हुआ है कि यार उस टाइम में हमारे पास पैसे नहीं होते। तो मैं आपको यहाँ पे 2000 3000 4000 के कोर्सेज वगैरह यहाँ पे सेल आउट नहीं कर रहा। अगर किसी को भी भाई जीएसटी थोड़ा डिटेल में सीखना है और अच्छे से सीखना है, रजिस्ट्रेशन रिटर्न फाइलिंग वगैरह ये सब कुछ भी सीखनी है, और डिटेल में जीएसटी सीखना है ना, तो भाई जीएसटी का कोर्स है हमारे वेबसाइट के ऊपर, मैं वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ। वेबसाइट अपना www.taxation ऑफिशियल official.in.com नहीं है अभी, .in है, ये हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट पे जाओ, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना परचेज, वहां पे आपको मिल जाएगा। और बहुत नॉमिनल फीस होती है भाई, मतलब अगर मैं डिस्काउंटिंग की बात करूं, डिस्काउंट पे बिक रहा होता है, तो 300 400 या 500 के रेंज, मतलब 3 to 500 की रेंज में आपको देखने को मिल जाएगा, और कंप्लीट उसके अंदर में जीएसटी आपको सिखाया जाता है ना, सॉर्टी के साथ। और ठीक है, मतलब अगर आपको लर्निंग प्रोस्पेक्टिव है तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बोलना सर प्रचार कर रहे हो आप अपने जीएसटी के कोर्स का, भाई देखो कुछ ज्यादा महंगा नहीं है, अगर आपको परचेज करना हो तो आप कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि अभी से हमने कोर्सेज सेल करना स्टार्ट किया, हमारे कोर्सेज जो पिछले 3 सालों से हमारे जीएसटी, इनकम टैक्स और दूसरे कोर्सेज जो हमारी वेबसाइट के ऊपर में जो है सेल आउट किया जा रहा है। और अब तक जो है हमारे पास, अगर मैं आपको बताऊं ना, तो मोर देन 1000 प्लस, मतलब मैं एक मिनिमम आइडिया बता रहा हूँ 1000 का, वैसे तो 1500 2000 भी हो सकते हैं, बट मोर देन 1000 प्लस अब तक हमारे पास जो है एक्टिव लर्नर्स हैं हमारे पास ऑलरेडी। तो भाई बिल्कुल ट्रस्टेड है, आप
एक बार जाके चेकआउट करो, आपको सही लगे तो आप देखना, नहीं तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक मैं क्विक रिवीजन की बात करता हूँ, आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या समझा, हमने समझा सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी के बारे में, आईजीएसटी सेक्शन 5 के बारे में हमने सीखा। रिवर्स चार्ज हमें पता लगा भाई नोटिफाइड किया गया है 9(3) और 9(4) के अंदर में, ठीक है। 9(3) के अंदर में जो नॉर्मली रजिस्टर्ड पर्सन है, 9(4) के अंदर में अनरजिस्टर्ड लोग हैं। उसके बाद ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर में 9(5) अप्लाई होता है। सेक्शन 50 के अंदर में इंटरेस्ट लिखा है विच इज 18%। टैक्सेबल इवेंट हमारा सप्लाई रहने वाला है। इंटर स्टेट के ऊपर में सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, इंटर स्टेट के ऊपर में आईजीएसटी लगता है। एसईजेड सप्लाई ना जीरो रेटेड सप्लाई होती है। एक मैंने बीच में केस आपको बताया था कि अगर हमने किसी एसईजेड के अंदर में यूनिट को सप्लाई किया ना, उसे एक्सपोर्ट माना जाता है, डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाता है, और वो एग्जाम्प्ट है, जीरो रेट, सॉरी एग्जाम्प्ट नहीं है, वो जीरो रेटेड सप्लाई के ऊपर में आता है। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आएगा। अगर आपको कुछ भी हमारी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है, कुछ भी समझना है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, आपके डाउट को रिजॉल्व किया जाएगा।